Good morning, students. Today we are going to solve numericals from the topic quantization of charge and Coulomb's law. So let us start with the first question. Now the first question says, if a body gives out 10 raised to power 9 electron every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it? So now what is given in the question? It is given that per second 10 raised to power 9 electrons are given by a body. It means the charge given out by the body in 1 second is charge given out by body in 1 second. So that is equal to number of electrons and charge on 1 electron. We know that the charge on 1 electron is 10 raised to power 1.6 10 raised to power minus 19 coulomb. तो when we multiply it, what we get 1.6 10 की पावर जो है वो पावर्स ऐड हो जाएंगी minus 19 and plus 9 it becomes 10 raised to power minus 10 coulomb. इसका क्या मतलब है कि every second जो बॉडी है वो इतना चार्ज 1.6 10 raised to power minus 10 coulomb चार्ज जो है वो दे रही है और हमें 1 coulomb चार्ज चाहिए तो we have to find out the time. तो यहाँ पे we will use unitary method. So 1.6 into 10 raised to power minus 10 coulomb charge is given out in time is 1 second. It means 1 coulomb of charge is given out in, तो 1 second को हम लोग डिवाइड कर देंगे 1.6 10 raised to power minus 10 coulomb से. तो ये फैक्टर से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. वी आर यूजिंग हियर द यूनिटरी मेथड. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस it comes out to be 6.25 into 10 raised to power 9 seconds. और अगर हम इसको टाइम के यूनिट्स को चेंज करें, अगर आप इसको सॉल्व करो तो it comes out to be approximately 200 years. That means 1 coulomb is quite a big charge. एक जो बॉडी 1 सेकेंड में 10 raised to power minus 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट कर रही है, उससे हमें 1 coulomb चार्ज लेने पे इट विल टेक द टाइम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 years. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर. हमें एक वाटर कप दिया है एंड वी हैव टू फाइंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर. तो हमें वाटर के मास के बारे में कुछ नहीं गिवन, तो हमारी चॉइस है कि वी कैन एज्यूम कोई भी मास जो है अप्रोक्सीमेट मास हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट जस्ट सी मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. अगर हम वाटर का मॉलिक्यूलर मास देखें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो वाटर इज H2O, 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen. तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारे पास मॉलिक्यूलर मास इसका कितना हो गया वाटर का 18 ग्राम. तो आई एम जस्ट सपोजिंग हियर कि लेट मास ऑफ वाटर इन 1 कप बी, उसको मैंने सपोज कर लिया 180 ग्राम. इट्स आवर चॉइस, हम कितना भी ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली. तो मैंने उसको 180 ग्राम ले लिया एंड नाउ आई विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स हियर. कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी नाउ, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे हमारे पास, टोटल मास को हम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ गए 10 moles. नाउ वी नो दैट कि 1 मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर. नाउ इफ वी टॉक अबाउट 1 molecule H2O, 2 molecules of hydrogen, 1 molecule of oxygen. ऑक्सीजन हमारे पास, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने होते हैं 8. ऑक्सीजन 8 16 होता है,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं हमारे पास 8। और हाइड्रोजन 1H2, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास? 2 हाइड्रोजन एटम्स है, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स के लिए 1 हाइड्रोजन एटम में देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, तो 2 के लिए हमारे पास क्या हो गए 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। और वी कैन से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड वी हैव 10 प्रोटॉन्स। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो क्या होता है सेम होता है। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फाइंड आउट करने हैं तो दोनों की वैल्यू क्या होएगी सेम होएगी, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेम एंड चार्ज ऑन बोथ ऑफ देम इज ऑल्सो सेम। सो चार्ज अगर हमें फाइंड आउट करना हो, चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर, अगर हम सपोज ये पॉजिटिव चार्ज फाइंड आउट कर रहे हैं तो नेगेटिव भी क्या होएगा सेम होएगा। तो टोटल चार्ज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 10 मोल्स, देन इन 1 मोल वी हैव एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.023 10⁻23. Then in each molecule there are 10 protons. Then on each proton the amount of charge is 1.6 10⁻⁻19 coulomb. I am repeating once again. हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स ले लिए 10 है, मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स हैं, फिर एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, एंड वी हैव टू सॉल्व दिस ओनली। एंड आफ्टर सॉल्विंग आपके पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होएगा टोटल पॉजिटिव चार्ज, और इसको सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी इट्स 1.33 10⁻7 कूलम। सिमिलरली यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर, क्योंकि दोनों चार्जेस क्या होंगे इट विल बी सेम। तो इट्स योर चॉइस कि आप यहाँ पे मास कितना सेलेक्ट करते हो। मैंने जस्ट उसको सिंप्लीफाई करने के लिए 10 मोल्स आ जाए तो मैंने उसको 180 ग्राम जो है वो कंसिडर किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वैल्यू भी आपकी यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू, ये वैल्यू डिफरेंट आएगी। बुक्स में जो क्वेश्चन है वो 250 ग्राम लेके सॉल्व किया हुआ है, तो आपकी चॉइस है आप कितनी भी वैल्यू लेके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, here we have given that 2 point charges plus 4e and plus e are fixed at distance a apart. Where should the third point charge q be placed on line joining the two charges so that it may be in equilibrium? Now look what the situation is given. We have given a charge plus 4e and another charge plus e, it's plus e, and both the charges are separated by distance a apart. Now we have to place a third charge q anywhere. Third charge q we have to place on the line joining the two charges so that the system may be in equilibrium. Now let us suppose the charge to be positive. We will consider both the cases. So let us suppose the charge to be positive. Now the positive charge 4e will repel positive charge q in this direction, in this way. The positive charge 4e will repel the positive charge q in this direction shown by the arrow. Let the force be F1. Similarly, the positive charge e repels the positive charge q in this direction, in the opposite direction, and let the force be F2. Now there are two opposite forces. Two opposite forces, the direction of both the forces as shown will be opposite. Now let us suppose that this distance of charge q from the charge 4e be x, and the remaining distance then will be a minus x. We have just supposed one distance to be x and the remaining will then be a minus x. Now two forces are there and the charge q will be in equilibrium if F1 is equal to F2. Equilibrium कब होएगा? Equilibrium का meaning है कि no net force is acting on the charge. तो
When the two forces become equal, the charge will be in equilibrium. Now, let us use the expression for Coulomb's law, which says that the force is given by 1 upon 4 pi epsilon naught Q1. अब यहाँ पे when we consider F1 is the force between 4E and Q. It's 4E, Q, and distance between them is x square. Similarly, F2 force is between Q and plus E. Q and plus E. So it will be given by 1 upon 4 pi epsilon naught E Q upon A minus x square. Now on both sides this constant will cancel out. Q will also cancel out. E will also cancel out. At this point we will take under root on both sides. Students, remember one thing, इस स्टेप पे हम हमेशा अंडर रूट कंसिडर करेंगे. हमने इस ब्रैकेट को कभी भी ओपन करके फैक्टर्स बना के उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना. तो ऑलवेज इस स्टेप पे हम लोग अंडर रूट ही कंसिडर करते हैं, वो इजीएस्ट चॉइस होती है इसको सॉल्व करने की. तो व्हेन वी कंसिडर द अंडर रूट ऑन द लेफ्ट साइड वी विल गेट 2 upon x. On the right hand side we will get 1 upon a minus x. Now in this case it's quite easy. हमने अंडर रूट ले लिया. यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म है, 2 आ गया, वो इजीली सॉल्व हो गया. समटाइम्स अगर 4 नहीं भी होता, 3 होता तब भी हमने अंडर रूट ही लेना है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम नहीं बनाएंगे. नाउ लेट अस सॉल्व द वैल्यू फॉर x. नाउ इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. इट बिकम्स 2a minus 2x. इट बिकम्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया x, तो 2a is equals to 3x and we get x equals to 2 by 3a. So this is the position of x at which if charge is placed then the system will be in equilibrium. Now in the question one more thing is asked, that in which case the equilibrium will be stable or unstable. Now let us understand the meaning of stable and unstable equilibrium. Just see, we have two possibilities. Either the charge at the point is positive of Q or the charge is negative Q. हमारे पास दो possibilities है, charge positive हो सकता है, charge negative हो सकता है. Now अगर हमने charge positive लिया है, जैसे कि हमारी given situation है, अब suppose हमने positive charge को right side पे थोड़ा सा displace कर दिया. पॉजिटिव चार्ज को मैंने इस पॉइंट पे राइट साइड पे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया. नाउ अगर हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो जो F1 फोर्स है, F1 फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि जो चार्जेस का डिस्टेंस है 4e और q का, दैट विल इंक्रीज. और F2 फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज. नाउ अगर F2 फोर्स इंक्रीज हो गई, अर्लियर दोनों फोर्सेस बैलेंस थी, इसका मतलब F2 डोमिनेटिंग फोर्स होएगी और F2 का नेट इफेक्ट होएगा. F2 फोर्स क्या करेगी, F2 फोर्स Q चार्ज को किधर मूव कराएगी, राइट साइड पे, और राइट साइड पे वो चार्ज फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचने की कोशिश करेगा. तो such type of equilibrium, if a body gets displaced and it tends to come back to its original position, it tends to acquire its equilibrium again. Such equilibrium is called stable equilibrium. It means कि हमारे पास जब पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो कैसा होएगा, that will be stable equilibrium. Now मैं नेगेटिव चार्ज का केस कंसिडर कर रही हूँ कि अगर ये चार्ज हमारा नेगेटिव होता, this is charge 4e, this is charge e, this is charge q, the total distance is given a. Similarly इस डिस्टेंस को अगर हम x लेते, रिमेनिंग हमारे पास होता a minus x. नाउ फर्स्ट चार्ज ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता, फर्स्ट चार्ज 4e चार्ज अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को, फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन F1. जो सेकंड चार्ज E है, E उसको क्या करेगा, वो भी अट्रैक्ट करेगा, F2 विल बी इन दिस डायरेक्शन. पहले से फोर्सेस की डायरेक्शन हमारी क्या हो गई, रिवर्स हो गई. अब जो दोनों चार्जेस हैं वो चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. नाउ सपोज
हमने नेगेटिव चार्ज को अपनी लोकेशन से शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, F1 का इफेक्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस। F1 का इफेक्ट क्या होएगा, रिड्यूस, क्योंकि 4e से चार्ज दूर चला गया। और E का इफेक्ट क्या होएगा, इंक्रीज। E का इफेक्ट इंक्रीज होएगा, मींस F2 जो है वो इंक्रीज होएगी। अब नेट इफेक्ट F2 का, इसका मतलब नेट फोर्स किधर लगेगी, राइट हैंड साइड पे। हमने शिफ्ट भी किधर किया था, राइट हैंड साइड पे, लेकिन इक्विलिब्रियम किधर है, लेफ्ट पे। इसका मतलब चार्ज की टेंडेंसी वापस उस पोजीशन पे जाने की नहीं है। चार्ज अगर एक बार हमने डिस्प्लेस कर दिया तो उस पे नेट फोर्स लगेगी और वो इक्विलिब्रियम से फिर दूर जाएगा। एंड सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो व्हेनेवर हमने कोई फोर्स अप्लाई की और फोर्स अप्लाई करने के बाद हमने उसको रिप्लेस कर, थोड़ा सा अपनी जगह से उसको मूव किया, तो उसकी टेंडेंसी अगर इक्विलिब्रियम की तरफ ही जाने की है तो दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की नहीं है उसकी टेंडेंसी, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी हैव गिवन a free pith ball A of 8 gram carries positive charge of 5 into 10 raised to power minus 8 coulomb, carries positive charge of 5 into 10 raised to power minus 8 coulomb. Now, what must be the nature and magnitude of charge that should be given to second pith ball B fixed 5 centimeter below the former ball so that upper ball is stationary. Now see what is the situation, what is given to us in the question. We have given a ball A, pith ball, a very lightweight material. हमारे पास एक A ball है जिसका मास 8 ग्राम है और इसका जो वेट है mg, that will act downward. नाउ हमने इससे 5 सेंटीमीटर बिलो, इस बॉल से 5 सेंटीमीटर बिलो हमने एक दूसरी पिथ बॉल को प्लेस किया है, बी पिथ बॉल को यहाँ पे हमने रखा है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। अब हमें बी बॉल को कुछ चार्ज देना है ताकि जो ए बॉल है वो एयर में ही रहे। ए बॉल एयर में कब रहेगी, अब उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। अगर कोई नेट फोर्स अपवर्ड लगेगी तो डाउनवर्ड फोर्स को जो बैलेंस कर दे, देन जो ए बॉल है दैट विल रिमेन स्टेशनरी। नाउ ए बॉल पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, बी बॉल पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो रिपल्शन की फोर्स होएगी और नेट फोर्स अपवर्ड एक्ट होएगी। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है नेचर ऑफ चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो नेचर ऑफ चार्ज क्या होएगा, पॉजिटिव, सो दैट नेट फोर्स शुड एक्ट अपवर्ड, और जो कि वेट वाली फोर्स को क्या करेगी, बैलेंस करेगी। और जो बॉल है व्हेन इट विल बी स्टेशनरी, व्हेन द अपर फोर्स F विल बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्स mg। तो जो अपवर्ड फोर्स है डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करेगी। Now the upward force F is given by Coulomb's law. It's 1/4 pi epsilon naught. Charge on A ball, charge on B ball, distance between the two mg. Now let us substitute all the values. 1/4 pi epsilon naught, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 9 into 10 raised to power 9. Charge on A is given to us, it is 5 into 10 raised to power minus 8. Charge on B we have to find out. Distance between the two is 5 centimeter. 5 centimeter है, we have to convert it in meter. तो 5 100 से डिवाइड करेंगे, r स्क्वायर है, 5 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे। Now on the right hand side mass is given 8 ग्राम, 8 ग्राम को मैंने किलोग्राम में चेंज किया, वैल्यू ऑफ g लेट इट बी 10। सो ये हमने सारी वैल्यूज जो हैं वो सब्स्टिट्यूट की हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग जीरोस को कैंसल आउट कर देते हैं। ये हमारे पास पहले तो एक 5 कैंसिल हो गया,
वी आर लेफ्ट विद 9/5। अब 10 की पावर देखो 9 और -8, 9 और -8 मीन्स 10 की पावर 1 बच गई, 10 की पावर 2 ये है, 2 ये है, मीन्स हमारे पास 10 की पावर 5, वी आर लेफ्ट विद 10⁵ QB, charge on B. On the right hand side we have 8/100. Now QB हमें फाइंड आउट करना है, 8/100 सारी टर्म्स राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 5/9 और 10 की पावर ऊपर है, ये नीचे बन गई हमारे पास 10 की पावर 5। नाउ हमारे पास यहाँ पे 8 5 40, 40/9 और नीचे 10 की पावर हमारे पास ये 100 और 10 की पावर 5, एक पावर हमने कैंसिल कर दी, 4/9 को आप सॉल्व कर लोगे और 10 की पावर हमारे पास क्या आ गई 6, 4/9 को या 40/9 को सॉल्व कर लो, एक ही बात है, 40/9 को हम सॉल्व कर लेते हैं, 40/9 को ये 0 कैंसिल नहीं करते हम, और 40/9 को डिवाइड कर लो और 10 की पावर -7 कूलम, इट कम्स आउट टू बी 4.36 10⁻⁻7 coulomb positive charge. So this is how we can solve the amount of charge on the body B. Thank you.